चलिए जी, आज हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर 2 की रिवीजन, दैट इज ऑडिट स्ट्रेटजी, प्लानिंग एंड प्रोग्राम। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ऑडिट स्ट्रेटजी क्या होती है, ऑडिट प्लान क्या होता है एंड ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है। इस एंटायर चैप्टर में वी विल गोइंग टू डिस्कस ओनली द वन स्टैंडर्ड, दैट इज एसए 300। व्हाट एसए 300 स्टेट्स। सबसे पहले मैं आपको 300 का थोड़ा इंट्रो देता हूं, फिर मैं आपको बताऊं कि प्लानिंग क्या होता है, स्ट्रेटेजी क्या होता है और प्रोग्राम क्या होता है। देखो, हम कोई भी काम करने जाते हैं तो वो इफेक्टिव कब होता है, जब उसको हम प्रॉपरली प्लान करके करते हैं। अगर हम कोई भी चीज प्लान करके नहीं करते हैं तो ना तो वो ऑर्गेनाइज मैनर में होता, ना वो इफेक्टिव मैनर में होता, ना वो एफिशिएंट मैनर में होता। तो इसीलिए एक स्टैंडर्ड है, दैट इज एसए 300, जो कि डिक्टेट करता है कि अगर हम ऑडिट करेंगे तो वो प्रॉपर हमें प्लान मैनर में करना पड़ेगा। दैट इट इज रिक्वायर्ड टू प्रॉपर प्लान द ऑडिट बिफोर देयर एग्जीक्यूशन। ये ऑप्शनल नहीं है, ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से जजमेंटल नहीं है, ये मैंडेटरी है एज पर एसए 300। तो जब भी ऑडिटर ऑडिट करने जाएगा तो सबसे पहले उसको स्ट्रेटेजी बनानी है, फिर प्लान करना है और फिर प्रोग्राम बनाना है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि स्ट्रेटेजी में और प्लान में क्या फर्क है, किसमें स्ट्रेटेजी और प्लान में क्या फर्क बनता है। जो हमारी स्ट्रेटेजी है वो डील करती हैं एस टी डी, किसमें, एस टी डी में। एस स्टैंड फॉर स्कोप, टी स्टैंड फॉर टाइमिंग एंड डी स्टैंड फॉर डायरेक्शन। मतलब स्ट्रेटेजी डिफाइन करती है कि आपको अपनी ऑडिट का कितना स्कोप रखना है, कहां तक ऑडिट करनी है, क्या काम नहीं करना, क्या काम करना है। सर एग्जांपल दो। जैसे अब बुक कीपिंग करना किसका काम है, मैनेजमेंट का काम है, ऑडिटर का काम है, मैनेजमेंट का काम है। तो क्या ऑडिट के दौरान कोई भी अकाउंट, कोई भी लेजर ऑडिटर बनाएगा, नहीं बनाएगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो उसके स्कोप में नहीं आता है। तो इसलिए ये स्ट्रेटेजी में बताती है कि क्या आपको काम करना है और क्या आपको काम नहीं करना है। फिर आता है हमारा टाइमिंग। टाइमिंग मतलब कितने टाइम तक आपका जो ऑडिट है वो पूरा हो जाना चाहिए। एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब कि किस तरह से आपको अपने सबॉर्डिनेट को डायरेक्ट करना है, किस तरह का उनका काम आपको रिव्यू करना है। जब स्ट्रेटेजी डेवलप हो जाती है, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्या बनाते हैं, प्लानिंग। सर इसके भी एक एग्जांपल दो, ऐसे तो नहीं काम चलेगा। देखिए, जैसे मैंने स्कोप डिटरमाइन कर लिया कि मुझे आज सबसे पहले फिक्स एसेट्स वेरीफाई करनी है, तो स्कोप हो गया मेरा ये। अब उसकी प्लानिंग करनी है मुझे कि मुझे फिक्स एसेट्स किस तरह से वेरीफाई करनी है। तो प्लानिंग हमें बताता है एन टी ई। क्या बताता है, एन टी ई, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर टू बी परफॉर्म। मतलब स्ट्रेटेजी के टाइम पे मुझे पता चला कि मुझे फिक्स एसेट वेरीफाई करनी है। अब फिक्स एसेट्स के ऊपर किस नेचर के, किस टाइम पे, किस एक्सटेंट तक प्रोसीजर मुझे लगाना है जिससे कि मैं फिक्स एसेट के लिए श्योर हो जाऊंगा। तो ये होता है स्ट्रेटेजी और ये होता है मेरा प्लान। इसी चीज के साथ हम जंप करते हैं हमारे चैप्टर पे, दैट इज चैप्टर नंबर 2, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्लान एंड ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऐसे 300 बताता है कि ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको एफएस जब ऑडिट करनी है तो पहले प्लान भी करना पड़ेगा, ताकि हमारे ऑडिट इफेक्टिव मैनर में चलती रहे। फिर आता है हमारा एक बेहतरीन टॉपिक, दैट व्हाई द प्लानिंग इज नेसेसरी। क्या बोला, व्हाई द प्लानिंग इज नेसेसरी। इसको बेनिफिट्स भी कह सकते हो कि बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग, कि प्लानिंग ना हमें ये सारे बेनिफिट्स देता है, इसीलिए प्लानिंग जरूरी है। सबसे पहला, अप्रोप्रिएट अटेंशन टू हाईली एरियाज। मतलब प्लानिंग से हमें पता चल जाता है कि कौन से एरियाज इंपॉर्टेंट है और किसके ऊपर मुझे ज्यादा ध्यान देना है। रिजोल्व पोटेंशियल प्रॉब्लम टाइमली बेसिस, जो फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आने वाली हैं वो आज ही टाइमली बेसिस पर मेरी सॉर्ट आउट हो जाती हैं। ऑर्गेनाइज एंड मैनेज, अगर मैं चीजों को प्लान वे में करके चलूंगा तो मुझे पता रहेगा कि क्या हो गया, क्या अभी रहता है। ये सेम सिचुएशन अपने पढ़ाई में भी, स्टडी में भी इंक्लूड कर सकते हो। जैसे अगर आप प्रॉपर प्लान तरीके से करोगे कि भाई हमारा 11 सितंबर को एग्जाम है, इतनी रिवीजन में 20 तक हो जानी चाहिए, इतनी रिवीजन में 10th ऑफ 30th ऑफ अगस्त तक हो जानी चाहिए, तो प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में रहेगा, आपको पता रहेगा कितना हो गया सिलेबस, कितना अभी बाकी है। सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट टीम, अब किस मेंबर को मुझे भेजना है, किसको नहीं भेजना है, वो भी कहां देखता हूं मैं, प्लानिंग में ही देखता हूं। डायरेक्शन एंड सुपरविजन, ये भी मुझे पता चल जाता है कि मुझे कितना डायरेक्ट करना है किस पर्सन को और कितना मुझे उसको सुपरवाइज करना है, और मुझे किसी एक्सपर्ट के साथ कोऑर्डिनेट करना है या नहीं करना है, ये भी मुझे पता चल जाता है। रिपीट करेंगे, सबसे पहला प्रॉपर अटेंशन, सेकंड रिजोल्व पोटेंशियल प्रॉब्लम, organize and manage, selection of engagement team, direction and supervision and coordination of the expert needed। दोबारा करते हैं इसको, देखिएगा बिना देखे। सबसे पहला जो आसान वाले वो पहले उठाएंगे हम, पोटेंशियल प्रॉब्लम रिजोल्व टाइमली बेसिस पर हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट एरियाज पर हम ध्यान दे पाते हैं, और फिर 2 पॉइंट हो गए, ऑर्गेनाइज एंड
मैनेज डायरेक्ट एंड सुपरवाइज हो सकते हैं। किस एक्सपर्ट की नीड है या नहीं है वो हमें पता चल जाता है, और असिस्ट करते हैं कि कौन सा एंगेजमेंट टीम हमें हायर करनी है। हो जाएगा। अब ये बताओ, अब प्लानिंग करके हम अपने ऑडिट को एफिशिएंट बना सकते हैं, यस और नो, ट्रू और फॉल्स? यस। और इससे हमारा ऑडिट रिस्क भी लो लेवल का हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं एफिशिएंट वे में करूंगा तो रिस्क भी मेरा ऑडिट का कम हो जाएगा, मतलब गलत ओपिनियन देने का रिस्क कम हो जाएगा। फिर जो ऑडिट प्लानिंग है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इटरेटिव प्रोसेस कहते हैं, लाइक रिवर जो हमेशा चलती रहती है। तो प्लानिंग भी ऐसा नहीं होता कि एक बार हो गई फिर वो रुक जाएगी। प्लानिंग कंटिन्यूअस प्रोसेस है कि एक टारगेट पूरा हो गया तो मुझे दूसरे के लिए भी प्लान करना पड़ेगा। तो इसीलिए प्लानिंग इज नॉट अ डिस्क्रीट फेज बट ए कंटिन्यूअस एंड इटरेटिव प्रोसेस। फर्स्ट मार्केट इंपॉर्टेंट। और क्या आ सकता है क्वेश्चन यहां से? अब जब ऑडिटर प्लानिंग करेगा, सामने ध्यान दीजिए प्लीज, जब ऑडिटर प्लानिंग करेगा तो क्या क्या फैक्टर्स वो कंसीडर करेगा? यहां पर आप एक क्वेश्चन लिखिए, फैक्टर्स टू बी टेकन टू कंसिडरेशन, लिखिएगा प्लीज, फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, factors to be taken into consideration while planning। जब ऑडिटर प्लानिंग करेगा तो क्या क्या फैक्टर्स वो कंसिडर करेगा? फर्स्ट इज डिटर्मिनेशन ऑफ मेटलिटी। मेटलिटी क्या होता है? टॉलरेबल रेंज, कि कहां तक मैं मिसस्टेटमेंट को टॉलरेट कर सकता हूं, किसके बाद मुझे अपना एक्शन लेना पड़ेगा। तो ये भी क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ, मैं प्लानिंग के टाइम पर मुझे ये चीजें देखनी पड़ेंगी। उसके बाद इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट। इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट क्या होता है कि मुझे किसी एक्सपर्ट की नीड है या नहीं है, ये चीज भी कहां पर कंसिडर करूंगा? प्लानिंग फेज पे कंसिडर करूंगा। फिर परफॉर्मेंस ऑफ एपी, एनालिटिकल प्रोजेक्ट। एपी पता क्या होता है? जहां पर हम कंपेयर करते हैं चीजों को, दैट इज फाइनेंशियल डाटा विद नॉन फाइनेंशियल डाटा, करंट ईयर डाटा टू प्रीवियस ईयर डाटा, अवर इंडस्ट्री टू एनी अदर इंडस्ट्री। इसको हम क्या बोलते हैं? एनालिटिकल प्रोसीजर। और या फिर इसके अलावा कोई और प्रोसीजर करने हैं या नहीं करने हैं, ये भी मैं इसमें प्लानिंग में डिसाइड करूंगा। क्योंकि मैंने आपको इंटर में बताया था प्लानिंग में क्या कवर होता है, एनटीई ऑफ प्रोसीजर। प्रोसीजर एपी भी क्या है? एक प्रोसीजर। अदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर भी क्या है? एक प्रोसीजर। तो प्लानिंग फेज मुझे कंसीडर करने पड़ेंगे। लास्ट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एप्लीकेबल ओवर द एंटिटी, कि एंटिटी के ऊपर क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस एप्लीकेबल होते हैं वो भी हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो बताइए ऐसी 5 चीजें जो प्लानिंग में मुझे कंसीडर करनी पड़ेगी। सबसे पहला डी, डिटर्मिनेशन ऑफ मेटलिटी, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट, परफॉर्मेंस ऑफ एपी, परफॉर्मेंस ऑफ ओएपी, 5 जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीगल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। एक बार और फिर से करते हैं, determination of maturity, second involvement of expert, third AP, fourth OAP, and 5 general understanding। लास्ट बार एक बार और, फर्स्ट मेटलिटी, सेकंड एक्सपर्ट, थर्ड AP, फोर्थ OAP, 5 लो रेगुलेशंस। बस हो जाएगा। उसके बाद आरएपी। आरएपी पता है क्या होता है? आरएपी हमारा होता है अगर हम ऐसा कोई प्रोसीजर्स लगाते हैं जिससे हमें अंडरस्टैंडिंग लेनी है एंटिटी की। देखो, एक ना हमारा स्टैंडर्ड आएगा चैप्टर नंबर 3 में पढ़ाऊंगा मैं आपको, दैट इज एसए 315। 315 क्या बोलता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिस्क टू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, मतलब एंटिटी को अंडरस्टैंड करके मुझे रिस्क को एसेस करना है या नहीं है, उसी अंडरस्टैंडिंग के प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। बस ये बात यहां पर लिखी हुई है, समझे? और ये बताओ, क्या प्लानिंग के टाइम पे मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि कौन से रोल लो रेगुलेशन उसके ऊपर एप्लीकेबल हो रहे हैं? और यस, तो क्यों देखना पड़ेगा? क्योंकि आप ये बताओ, जैसे मान लो मैं बैंकिंग रेगुलेशन बैंक में ऑडिट करने के लिए जा रहा हूं, तो क्या मुझे आरबीआई की एक्ट की नॉलेज नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। अगर मैं किसी इंश्योरेंस कंपनी में ऑडिट करने जा रहा हूं तो मुझे आईआरडी एक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। अगर मैं किसी टेलीकॉम इंडस्ट्री की ऑडिट करने जा रहा हूं तो मेरे पास ट्राई एक्ट है जो अपना, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। फिर टीम वर्क, जैसे मैंने यहाँ पे स्टिकर लगाया हुआ है, हर एक कंसेप्ट आपको टैटू से या फिर स्टिकर से मैच होता हुआ मिलेगा। टीम वर्क का क्या मतलब है? आप एक बात बताओ, जैसे मान लो हम चारों टीम हैं, टीम मेंबर्स हैं हम। अब ये बताइए, जो हम टीम मेंबर्स हैं सबको प्लानिंग में इन्वॉल्व होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ऑल मेंबर्स शुड बी इन्वॉल्व इन द प्लानिंग। हर एक मेंबर को प्लानिंग में इन्वॉल्व होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि मैं प्लानिंग कर लो और आर्यन के ऊपर थोप दूं, मैं देखो आर्यन ये काम आपको करके आना है। तो इसमें ना रेसिस्टेंस बिहेवियर हो जाएगा उनका कि यार देख कैसा बंदा है, वो हमारे ऊपर अपनी डायरेक्शंस दे रहा है। बट अगर मैं उनको इन्वॉल्व करके चलूंगा कि कैसे करना है, कोई अपने सुझाव भी दो, क्या प्रोसीजर हम और लगा सकते हैं, तो एक्टिव पार्टिसिपेशन मेक देम मोटिवेटेड कि ऑडिट और अच्छे से वो कंडक्ट कर सकते हैं। उनके इनोवेटिव आइडियाज, उनके इंसाइट्स हम पता लगा सकते हैं। सो सिर्फ इसमें एक बात आएगी, द टीम शैल बी इन्वॉल्व इन द
प्लानिंग, बस ये बात है। उसके बाद डिस्कशन द एलिमेंट ऑफ प्लानिंग विद द एंटिटी मैनेजमेंट। अब एक बात बताओ, क्या मुझे एंटिटी के साथ अपनी प्लानिंग की बातें डिस्कस करनी चाहिए कि मैं क्या करने वाला हूं? यस और नो, मैं और मैं नोट भी। मतलब हम कर भी सकते हैं, क्योंकि हम नहीं करेंगे तो वो प्लान भी नहीं हो सकते। मतलब उनको भी तो तैयार होना पड़ेगा ना कि क्या डॉक्यूमेंट्स हमें देने हैं, और करेंगे तो हो सकता है वो फ्रॉड को छुपा ले, हो सकता है ना, तो क्या करें फिर? करो, बट इन ऑर्डर नॉट टू कॉम्प्रोमाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट। मतलब इतना ध्यान रखो कि ऑडिट की जो क्वालिटी है, इंडिपेंडेंस है, कॉन्फिडेंशियलिटी, एक्यूरेसी है, वो कॉम्प्रोमाइज ना हो गया। अभी हाँ, ये हो गया हमारा पहला पार्ट इस पूरे चैप्टर का। अब आता है सेकंड पार्ट, दैट इज प्लानिंग प्रोसेस। अब इसको छोड़ दीजिए आप, यहां पर एलिमेंट ऑफ प्लानिंग। एलिमेंट ऑफ प्लान, जब मैं प्लानिंग करूंगा तो प्लानिंग के ना दो स्टेजेस होती हैं। पहला हमारा है, ये ना मैं अपने वर्डिंग्स बता रहा हूँ, बुक में नहीं है ना, आपको लिखनी है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। फर्स्ट इज इनिशियल प्लानिंग, सेकंड इज फर्दर प्लानिंग। फर्स्ट इज इनिशियल प्लानिंग एंड सेकंड इज सब्सिक्वेंट प्लानिंग। इनिशियल प्लानिंग में मैं क्या देखता हूँ कि इसको मुझे एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। क्या बोला? करना है या नहीं करना है। क्योंकि एक बात बताओ, अगर मैं इनिशियल प्लानिंग नहीं करूंगा और फर्दर प्लानिंग पहले कर लूंगा, और मुझे बाद में पता चला इसके साथ तो मुझे काम ही नहीं करा, तो फर्दर प्लानिंग का कुछ महत्व रहेगा नहीं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए? और इनिशियल प्लानिंग को ऐसे 300 क्या बोलता है? प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। क्या बोलता है? एंगेजमेंट एक्टिविटीज। अगर इनका आंसर एफर्मेटिव आता है, मतलब पॉजिटिव आता है, तभी मैं किस पे जाऊंगा, अदरवाइज। सर एग्जांपल दूं एक आपको, जैसे अब मान लो मेरे पास कोई ऑडिट लेके आ रहा है। अब ऑडिट लेके आ रहा है तो वो पर्सन मनी लॉन्ड्रिंग में इंडल्ज है, और मुझे पता है कि वो कल को मेरे को प्रवोक कर सकता है कि आप गलत ओपिनियन दो। तुम, अब मैंने उससे एक बार डिस्कशन ही नहीं करी, मैंने सीधा प्लानिंग करना शुरू कर दिया कि अरे इधर आओ, कल हम ऑडिट पे जाएंगे फलानी कंपनी की, और ये सारा काम करके आएंगे। तो क्या ये चीज ठीक है, या पहले मुझे देख लेना चाहिए कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी की मुझे ना फंसा दे कल को? तो ये किस में आएगा? प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट। या फिर दूसरी चीज, जैसे मान लो हमने अभी तक, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर एक राहुल नाम का पर्सन है, वो मेरे पास ऑडिट करवाने के लिए लेके आया। उसने मुझे, सर फीस कितनी है? मतलब ऑडिट की फीस है 40,000। ओके, बोला नहीं सर हम तो आपको 25,000 देंगे। मतलब नहीं, 40,000 ही रहेगी, बस 1-2 हजार रुपये कम हो सकता है, उससे कम बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और उसने मेरे को ना तो यस बोला और ना ही नो बोला, कुछ भी नहीं बोला उसने मुझे। और मैं अपने टीम मेंबर को बुला के प्लानिंग करना चाह रहा हूँ कि चलो प्लान कर रहे थे कि कल को ऑडिट कैसे करना है, और उसने मना कर दिया कि हम 40,000 में नहीं करवा रहे आपसे। बताओ, मेरा प्रीवियस एक्ट सही था या गलत था? गलत था। मतलब मैंने अपनी ऑडिट भी प्लानिंग स्टार्ट कर दी, और अभी तक ये भी नहीं डिसाइड हुआ कि ऑडिट करनी है या नहीं करनी है, तो मेरे ह्यूमन एफर्ट्स कैसे गए? वेस्टेड। ऐसा। तो इसलिए प्रेफरेबल क्या है, सबसे पहले मैं क्या करूं? एक्टिविटीज। इसमें क्या क्या कवर होता है? सबसे पहले एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूएंस, सेकंड एथिकल रिक्वायरमेंट, थर्ड एस्टेब्लिशिंग ऑफ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। कंटिन्यूएंस क्या, कि मुझे उसके साथ आगे चलना है या नहीं चलना है। एथिकल, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो एथिकली ना हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं उसको एक्सेप्ट कर लूं बट बाद में मेरे ऊपर कोई प्रोफेशनल नेग्लिजेंस का कोई चार्ज लग जाए, केस लग जाए, तो इट्स बेटर नॉट टू एक्सेप्ट द वर्क। और पहला एग्रीमेंट बनवाए हम उनसे, टर्म एंड कंडीशन को डिस्कस करके, अब कल को वो मुकर जाए अपनी जुबान से, तो इसलिए इट्स बेटर टू मेक द एग्रीमेंट। तो इसीलिए पहले मैं करूंगा प्रिलिमिनरी। इनका अगर आंसर पॉजिटिव आता है तभी मैं किस पे जंप करूंगा? प्लानिंग एक्टिविटीज पे। इसमें क्या कवर होती है? स्ट्रेटेजी एंड प्लान। ये आता है ऑडिट का मेन पार्ट, समझे? इससे पहले तो क्या चीज चेक करता है वो, कि करनी है या नहीं करनी। बताओ भाई जल्दी से, इसमें दो क्वेश्चन बन सकते हैं अभी तक। देयर आर टू टाइप्स, आई एम रिपीटिंग अगेन, देयर आर टू एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग, फर्स्ट इज एंड सेकंड इज प्लानिंग एक्टिविटी। प्रिलिमिनरी फर्दर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स, जो एग्जाम में बना भी हुआ है पहले क्वेश्चन। फर्स्ट इज, दूसरा रिक्वायरमेंट, एंड थर्ड इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टर्म्स। अब देखिए, अब पहला हमारा कौन सा है? कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट। अब अगर मुझे कंटिन्यू करना है या कंटिन्यू करना है या नहीं, तो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? क्लाइंट की इंटेग्रिटी पे, हमारी प्रीवियस ऑडिट की इंप्लीकेशंस पे, एंड फोर्थ वन इज प्रीडिसेसर ऑडिटर के ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पे। क्योंकि ऑडिट करने से पहले
हमें प्रीवियस ऑडिटर से जो जा चुका है उससे हमें एनओसी लेना पड़ता है, समझे। अगर उसने नो ऑब्जेक्शन नहीं दिया तो मैं क्या एक्सेप्ट कर सकता हूँ, और मैं प्लानिंग करे बैठा हूँ अपनी कि मुझे ये करना है वो करना है, वो वेरीफाई पहले करना है वो वेरीफाई बाद में करना है, क्या महत्व है, कुछ इसकी नहीं है। तो इसलिए दो एलिमेंट से प्लानिंग के, पहला क्या, प्रिलिमिनरी। प्रिलिमिनरी में सबसे पहले हम क्या चीज देखें, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यू। इसमें हम क्या देखें, आई से इंटेग्रिटी, सी से कॉम्पिटेंस ऑफ अवर टीम मेंबर, कि हम वो काम करने के लिए काबिल हैं या नहीं। जैसे मान लो मैं लेट्स से टैक्स प्रैक्टिशनर हूं और मेरे पास जीएसटी का काम है, जीएसटी मुझे आता ही नहीं है, तो क्या मुझे काम एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि मुझे आता ही नहीं भाई, कॉम्पिटेंस नहीं है। थर्ड क्या, इंप्लीकेशन ऑफ प्रीवियस, जैसे 5 साल का एक ऑडिटर पॉइंट होता है, पिछले साल का एक्सपीरियंस वोस्ट रहा है मेरा, क्योंकि अगले साल पॉइंट होना चाहिए मुझे, नहीं। एंड फोर्थ इज कम्युनिकेशन विद द प्रीडिसेसर ऑडिटर। तो 4 चीजें हैं, आईसीए पहला क्या, इंटेग्रिटी, सेकंड कॉम्पिटेंस, थर्ड इंप्लीकेशंस, एंड फोर्थ कम्युनिकेशन विद द प्रीडिसेसर ऑडिटर। ये किसकी बात हो रही थी, कंटिन्यूअस। अगर मुझे इंडिपेंडेंस चेक करना तो उसमें क्या आ चुका है, लिख लो पीवाईक्यू, 3 नंबर में, मई 24 में आया था ये। इवेल्युएशन कंप्लायंस एथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस। इसमें क्या बात है कि इंडिपेंडेंस को लेकर अगर मुझे कुछ चीज चेक करनी हो तो मैं क्या क्या देखूंगा, सामने देखो, ऑडिटर की ड्यूटी बनती है कि वो इवेल्युएट करे कि वो एथिकल रहेगा या नहीं रहेगा, अलर्ट रहना उसको पड़ेगा, और उसको अगर कभी भी लगता है कि एथिकल रिक्वायरमेंट कंप्लाई नहीं हो पा रही, जो भी हमारी इंटेग्रिटी है, ऑब्जेक्टिविटी है, कॉम्पिटेंस है, वो फॉलो नहीं हो पाता, तो उसको एप्रोप्रिएट एक्शन लेना है। अब अगर मान लो ये क्वेश्चन आ चुका है पहले यहां से, अगर उसको कंक्लूजन फॉर्म करना है कि हम और हमारे पार्टनर्स बिल्कुल एथिकल रहे हैं, तो क्या क्या चीजें उसको पहले करनी पड़ेगी। मतलब मुझे ये कहना है कि मैं, आर्यन जो मेरा टीम मेंबर है, और सृष्टि जो मेरी अदर टीम मेंबर है, या उज्जवल जो मेरे अदर टीम मेंबर है, वो कोई और पर्सन है, लेट्स से एक्स वाई जेड कोई और टीम मेंबर है, तो वो पर्सन इंडिपेंडेंट रहे हैं या नहीं रहे हैं, वो कैसे पता चलेगा। सबसे पहला, ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन, मैं उनसे इंफॉर्मेशन मांगूंगा, तो नोटेड करी है, क्या कोई ऐसा पॉइंट तुम्हारे सामने आए हैं जिससे तुम्हें लगता हो कि ये हमको दबाना चाह रहे हैं, ये मेरे इंडिपेंडेंस को अफेक्ट करना चाह रहे हैं, तो ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन। सेकंड, इवेलुएट, वो सच बोल रहा है जो कह सुनो नहीं मेरे टीम मेंबर ही गलत बोल रहे हैं। थर्ड, टेक द एप्रोप्रिएट एक्शन। तो अगर मुझे इंडिपेंडेंस पर कंक्लूजन फॉर्म करना है कि हम लोग इंडिपेंडेंट हैं या नहीं है, तो उसके लिए क्या क्या चीजें हमें देखनी है, सबसे पहले ऑब्टेन द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, सेकंड इवेलुएट द इंफॉर्मेशन, थर्ड एप्रोप्रिएट एक्शन मुझे लेना पड़ेगा। उसके बाद टर्म्स ऑफ द एंगेजमेंट, बस समझे। तो क्या चीज मैंने आपको पढ़ा है एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग। एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग दो होते हैं, फर्स्ट इज प्रिलिमिनरी। प्रिलिमिनरी 3 टाइप के होते हैं, फर्स्ट इज एक्सेप्टेंस, सेकेंड एथिकल, थर्ड टर्म। अब एथिकल में 3 चीजें हम देखेंगे, ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, इवेल्युएट इंफॉर्मेशन, एप्रोप्रिएट एक्शन। और एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूअस हम क्या देखेंगे, इंटेग्रिटी, कॉम्पिटेंस, implications, एंड फोर्थ इज कम्युनिकेशन विद द प्रीडिसेसर ऑडिटर। ये हो गया हमारा दूसरा पार्ट इसका पूरा। ओके, फिर है तुम्हारा सब्सिक्वेंट प्लानिंग। सब्सिक्वेंट प्लानिंग की 2 एक्टिविटीज होती हैं, पहला क्या, स्ट्रेटेजी, एंड सेकंड इज डेवलप एंड डिटेल्ड ऑडिट प्लान, बस। अब स्ट्रेटेजी किस में डील करती है, सामने देखो प्लीज एक बार, एस्टेब्लिशिंग द स्ट्रेटेजी, समझ आ रहा है ना सही से। पहला स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन, मैं आपको इंटरव्यू में बता चुका हूं। अब यहाँ पर पता क्या पढ़ेंगे, बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी के क्या बेनिफिट्स होते हैं, मतलब अगर ऑडिटर स्ट्रेटेजी बनाएगा तो इन मैटर्स में वो असिस्ट करेंगे। सबसे पहला, कहां पर द रिसोर्सेज टू बी डिप्लॉय फॉर द स्पेसिफिक, विच लिख लो यहां पर, विच रिसोर्सेज आर टू बी डिप्लॉय, मतलब कौन से रिसोर्सेज हमने डिप्लॉय करने हैं। सेकंड, नंबर ऑफ रिसोर्सेज लिखो, हाउ मच। थर्ड लिखो व्हेन, कब करने हैं, मतलब इनिशियल फेज पे करने हैं, इंटरिम फेज पे करने हैं, या फिर मुझे फाइनल स्टेज पे करने हैं। फिर हाउ सच रिसोर्स मैनेज, डायरेक्टेड एंड सुपरवाइज, किस तरह से वो मैनेज होंगे, किस तरह से वो सुपरवाइज किए जाएंगे। ओके, तो बताइए जरा, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेटजी। फर्स्ट इज व्हेन these resources are to be deployed, which resources are to be which resources are to be deployed, how much resources should be deployed, and when such resources are to be, रुको एक मिसिंग रह गया, व्हेन कब डिप्लॉय करने हैं, विच कब क्या डिप्लॉय करना है, हाउ मच कितना डिप्लॉय करना है, हाउ सच रिसोर्सेज आर डायरेक्टेड एंड सुपरवाइज। ये था कि किस तरह से डायरेक्ट और किस तरह से सुपरवाइज किया जाएगा। आगे चलो,
कोई डाउट यहां तक? उसके बाद फैक्टर्स टू बी टेकन टू कंसिडरेशन बाय द ऑडिटर इन एस्टेब्लिशिंग द ऑडिट स्ट्रेटेजी, मतलब जब हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे, जब हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो स्ट्रेटेजी बनाने के टाइम पर कौन कौन से फैक्टर्स हम कंसिडर करेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स हम कंसिडर करेंगे? फर्स्ट इज आइडेंटिफाई द scope, ascertain the reporting objective, consideration of significant factors, result of preliminary and ascertain the nature, timing and extent. दोबारा करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्कोप, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, सिग्निफिकेंट फैक्टर्स एंड preliminary engagement activities and nature, timing and resources. नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज टू बी परफॉर्म, कितने मुझे रिसोर्सेज लगाने हैं, कितने टीम मेंबर चाहिए मुझे लगाने के लिए। तो दोबारा करते हैं एक बार, बताइए क्या क्या फैक्टर्स स्ट्रेटेजी बनाने के लिए? फर्स्ट इज स्कोप, सेकंड बताते रहो, याद कर, देखना नहीं है बुक में बिल्कुल भी। पहला क्या, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, एंड फाइव रिसोर्सेज। अब पता है क्या, ये सर ना वो चीजें हैं जो स्ट्रेटजी बनाने के टाइम पे हमें देखना पड़ेगा। स्कोप मतलब कहाँ तक ऑडिट करनी है, रिपोर्टिंग टाइमिंग हो गया, सिग्निफिकेंट फैक्टर्स क्या होते हैं, मतलब वो फैक्टर मुझे देखने हैं जो सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट है और वहां पर मुझे अपने एफर्ट्स ज्यादा लगाने हैं, अपने टीम मेंबर के एफर्ट्स में ज्यादा लगवाने हैं। देखिएगा, फर्स्ट इज आइडेंटिफाई द एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट। जैसे अब इसमें क्या क्या चीज में देखूंगा, अब देखो क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, इसमें दो क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन बनेगा हेड से और दूसरा क्वेश्चन बनेगा सब हेड से। इससे भी क्वेश्चन बन सकता है, अलग कि पूछ सकते हैं, बताओ ऑडिट स्ट्रेटजी बनाने के टाइम पे वो वेरियस थिंग्स देखते हैं जैसे स्कोप, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, फैक्टर्स, बट जब वो स्कोप देखेंगे तो उसमें क्या क्या चीज देखेगा ऑडिटर? सबसे पहला एप्लीकेबल एफआरएफ ओवर द एंटिटी, नेचर ऑफ बिजनेस, इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट एंड यूज ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन द प्रीवियस। इसका निमोनिक वैसे फाइन है, ठीक है, याद रखना है। वैसे तो रिपीटेशन में आपको हो जाएगा याद, निमोनिक याद करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला क्या, स्कोप में एफआरएफ, सेकेंड नेचर ऑफ बिजनेस, थर्ड नेचर ऑफ बिजनेस जैसे नंबर ऑफ ब्रांचेस आ गई ये सब, एंड थर्ड इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, ये जैसे मान लो आईआरडी की कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, बैंक की कोई और रेगुलेशन है उसका, एंड फोर्थ रिजल्ट ऑफ प्रीवियस ऑडिट। एविडेंस मतलब पिछले साल के एविडेंसेस मुझे कुछ यूज करने हैं या नहीं करना सर, क्यों क्यों पॉइंट आएगी, ठीक है। अब देखो ना, अब मतलब पिछले साल मेरे को बेस्ट एविडेंसेस मिले थे तो इस साल मैं शायद कम एविडेंसेस लूं, तो स्कोप कम रहा बढ़ गया, इसीलिए स्कोप तो देख ही रहे हैं हम, इसलिए। तो बताओ आर्यन, फर्स्ट इज, दूसरा, थर्ड, फोर्थ, वेरी गुड, इन द प्रीवियस ऑडिट। सेकंड पॉइंट इज असर्ट इन द रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, मतलब कब कब मुझे रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव करना है, इसको ना मैं आपको स्टोरी बना के करवाता हूँ। जैसे पहले कोई भी मीटिंग होती है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव कहता है कि मुझे मीटिंग करनी है सामने वाले के साथ जाके। सबसे पहले मैं शेड्यूल करूंगा कि भाई 25 तारीख को मीटिंग है, तो एंटिटीज टाइम टेबल फॉर रिपोर्टिंग। फिर जब डेट आ जाएगी तो मैं उसको क्या करूंगा, ऑर्गेनाइज द मीटिंग। वहां बैठ के मैं क्या चीज करूंगा, डिस्कस करूंगा कि कौन से टाइप की मैं रिपोर्ट देना चाहता हूँ, किस टाइम पे मैं रिपोर्ट देना चाहता हूँ। मैनेजमेंट के साथ स्टेटस ऑफ वर्क डिस्कस करूंगा, कितना काम हो गया, कितना काम अभी बाकी है, और कम्युनिकेशन अमंग द एंगेजमेंट टीम मेंबर की, कितना काम आपको और कहां पर आपका एफर्ट ज्यादा लगाने हैं। तो बताइए, देखो स्कोप के क्या पॉइंट्स थे, स्कोप के अपना एफआरएफ और इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, ऊपर वाला पूछ रहा हूँ। फिर नेचर ऑफ बिजनेस एंड लास्ट obtained प्रीवियस ऑडिट। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव के वही चेन बना के करना, टाइम टेबल शेड्यूल मतलब ऑर्गेनाइज द मीटिंग, डिस्कशन विद मैनेजमेंट रिगार्डिंग दो चीजें, टाइप ऑफ रिपोर्ट एंड टाइम ऑफ रिपोर्ट, और उसके बाद यस कम्युनिकेशन विद मैनेजमेंट रिगार्डिंग द स्टेटस ऑफ वर्क ऑल्सो। हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर थर्ड फैक्टर हमारा कौन सा है, आवर थर्ड फैक्टर इज कंसीडर द फैक्टर्स दैट आर सिग्निफिकेंट इन डायरेक्टिंग द एंगेजमेंट टीम एफर्ट्स। मुझे वो फैक्टर कंसीडर करने हैं, वो फैक्टर मुझे कंसीडर करने हैं जो काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट हैं, और वहां पर मुझे अपनी टीम मेंबर के एफर्ट्स भी डायरेक्ट करने पड़ेंगे, टीम मेंबर्स के एफर्ट भी डायरेक्ट करने पड़ेंगे। तो फर्स्ट इज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन, मतलब वो सिग्निफिकेंट फैक्टर्स किन चीजों पे डिपेंड करते हैं, वो सिग्निफिकेंट फैक्टर किन चीजों पे डिपेंड करते हैं। फर्स्ट इज वॉल्यूम ऑफ, जैसे हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन है तो ज्यादा एफर्ट डलवाने पड़ेंगे मुझे। इंडस्ट्री डेवलपमेंट,
इंडस्ट्री मुझे कह रही है कि हमारी इंडस्ट्री में ऐसा ही होता है, आपको ये स्पेसिफिकली चेक करना पड़ेगा, तो वो मुझे चेक करना, जैसे बैंकिंग में एनपीएम ज्यादा चेक करते हैं ये सब। फिर चेंजेस इन द एफआरएफ एंड अदर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट, के चेंज हो तो वहां पर भी मुझे ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा। ओके, फिर एक और करवा रहा हूं आपको मैं, फिर एक चार्ट बनाऊंगा, मेगा चार्ट, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सब कुछ। फिर कंसिडरिंग द रिजल्ट ऑफ प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, इसमें हम क्या देखते हैं? सबसे पहले तो हमने देखा कि इंटेरिगिटी है या नहीं है, कॉम्पिटेंस है नहीं, उनका रिजल्ट हम देखते हैं, क्योंकि प्रीलिमिनरी वही होती है सारी चीजें। अब यहाँ पर पिछले साल के रिजल्ट हम देखते हैं, और हम मैनर देखते हैं कि किस तरह से हमें अपने टीम मेंबर को एम्फासाइज करवाना है, किस तरह से उनको प्रोफेशनल कैपेबिलिटी मेंटेन करके रखना है, ये हम यहीं पे कंसिडर करते हैं। और फिर नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज, यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि कौन से मेंबर हमें भेजने हैं, और उन मेंबर को हमें असाइन काम करना है, और उन एरियाज पर हमें ज्यादा असाइन करना है जहां पर ज्यादा रिस्क ऑफ, वेरी गुड। ओके, फिर डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान, डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान में, डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान में क्या चीज कवर होती है कि कितने नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट, ये बता चुका हूं मैं आपको, नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट। इसमें आते हैं एनटीई ऑफ रैप, एनटीई ऑफ फैप एंड अदर प्लान्ड ऑडिट प्रोसीजर, बस ये याद करना आपको। अब चलते हैं एक छोटे से चार्ट पे, सुनना मेरे बात ध्यान से बिल्कुल, ठीक है? देखिएगा, मैंने आपको क्या बताया अभी, दैट इज, रुको रुको एक बार, एक मिनट। हाँ, बनाओ लास्ट पेज पे, देखो जल्दी से बनाना, क्योंकि जितना मैं लिख रहा हूँ उतना टाइम दूंगा मैं आपको, अलग से टाइम नहीं दूंगा बिल्कुल भी। दैट इज एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग। ओके जी, अब इसके दो पार्ट्स थे। फर्स्ट पार्ट हमारा था, बोलते जाओ साथ साथ में, एंगेजमेंट एक्टिविटीज। ओके, सेकंड हमारा था प्लानिंग एक्टिविटीज। ओके जी, अब प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट में हमारी तीन चीजें थी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट इज कंटिन्यूएंस, हाँ जी, और सेकंड हमारा था एथिकल, एंड थर्ड टर्म। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज साथ साथ बनाते रहना, ताकि आपको भी इन चीजों का पता चले। प्लानिंग एक्टिविटीज, एंड आवर थर्ड पॉइंट इज टर्म्स। ओके, अब प्लानिंग में, नोट कंटिन्यूअंस में कर देते हैं पहले। फर्स्ट इज आई, आई से इंटेरिगिटी, सेकंड इज कॉम्पिटेंस, थर्ड इज implication of previous audit, and fourth is NOC from predecessor auditor. Ethical में कितना था? First is obtain the information, and second is evaluate the information, and third is take appropriate action. बस ये चीज हमने पढ़ा था, और तो कुछ नहीं था ना इसमें। प्लानिंग में दो पार्ट्स हैं, पहला कौन सा बताइए जरा? स्ट्रेटेजी, ऐसा ही है ना, एंड सेकंड इज प्लान। पहले प्लान कर ले, छोटू सा था ये। प्लान में क्या चीज कवर होती है? बड़ा छोटा सा पॉइंट, 1 2 एंड 3। वन में क्या आता है? रैप, फिर फैप, और फिर ओ ए पी। बस ये एक चीज कर, देखो इतना आसान सा है ना ये तो बिल्कुल। और स्ट्रेटेजी में फिर हमने कितनी चीजें पढ़ी? काफी सारी चीजें पढ़ी उसमें तो ना हमने। अब इसमें हमने हेड में दो चीजें पढ़ी। पहला हमने इसमें क्या पढ़ा? बेनिफिट्स, क्या पढ़े? बेनिफिट्स, सही है ना चार्ट ये बिल्कुल। और फिर हमने पढ़ा उसके फैक्टर्स। अब बेनिफिट्स में चार चीजें आई थी हमारी, 1 2 3 एंड 4। वन में क्या था? व्हेन, कब डिप्लॉय करना है। सेकंड, हाउ मच, एंड थर्ड वन इज विच रिसोर्सेज, कब करने हैं, एंड डायरेक्शन एंड सुपरविजन। बस, ठीक है जी। अब फैक्टर्स हमारे पांच प्रकार के थे, पांच फैक्टर्स थे, बना रहे हो ना साथ साथ सब लोग? फर्स्ट इज स्कोप, सेकंड रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, साथ साथ में बोलो प्लीज। थर्ड इज सिग्निफिकेंट फैक्टर्स, फोर्थ इज प्रिलिमिनरी, प्रिलिमिनरी था, एंड एनटीई ऑफ रिसोर्सेज, प्रोसीजर नहीं, वो तो फिर प्लान हो जाएगा, एनटीई ऑफ रिसोर्सेज। अब स्कोप में चार चीजें आती हैं। फर्स्ट,
2 3 4 FRF था ना, ऐसा ही बोलो। फिर दूसरा नेचर ऑफ बिजनेस, थर्ड इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट एंड रिजल्ट ऑफ प्रीवियस ऑडिट। रिजल्ट ऑफ प्रीवियस ऑडिट। ओके जी, रिपोर्टिंग में टाइम टेबल, एंड सेकेंड इज ऑर्गेनाइज द मीटिंग, डिस्कशन, यस, टू टाइप एंड टाइम, किस चीज का, रिपोर्ट का। उसके बाद मैनेजमेंट से में डिस्कस करना है विद स्टेटस ऑफ वर्क, SOW, एंड देन टीम मेंबर। हो जाएगा ना याद? वेरी गुड। सिग्निफिकेंट फैक्टर चार चीजों पे होते हैं, बताइए। वन इज, देखता हूं याद है या नहीं आप लोग को, VOT। सोचो, VOT वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन। सेकेंड इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, ये भी था ना, उसमें भी था, ये इसमें भी, दोनों कॉमन है इसमें ये। एंड थर्ड चेंजेस, एंड फोर्थ इज सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट, FRF। ठीक है जी। अब प्रिलिमिनरी में दो चीजें थी, पहला रिजल्ट चेक करना है हमें, और फिर मुझे एम्फेसिस करवाना है कि वो अलर्ट रहे, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म मेंटेन करे। बस NT आप खुद पढ़ देना, इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये तो फुल मेगा चार्ट जितना हमारा अभी तक प्लानिंग हुआ है, समझे? अभी अब मतलब पूरा बर्ड आई व्यू हो गया आपको कि क्या क्या चीज है इसके सामने, क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं हो गया। देखो, अब क्वेश्चन को बता दो मैं कहाँ कहाँ से बन सकते हैं। देखो, एक क्वेश्चन बनेगा यहां से, क्यू लिख लेना इसके आगे, क्यू। एक क्वेश्चन बनेगा यहां से, एक क्वेश्चन बनेगा यहां से, ठीक है। एक क्वेश्चन बनेगा यहां से, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से, और एक यहां से, एक यहां से, ठीक है। एक क्वेश्चन यहां से बनेगा, और एक क्वेश्चन यहां से बनेगा, और एक क्वेश्चन यहां से, यहां से, और यहां से, और यहां से बनेगा। कितने सारे क्वेश्चन बने हैं इसमें, देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 11 12 13 क्वेश्चन एक छोटे से टॉपिक से बने हैं। और एक क्वेश्चन आना फॉर श्योर है ही है, आएगा ही आएगा ना, कोई चांस ही नहीं है। कभी वॉल्यूम पे आ जाता है, कभी ऑब्जेक्टिव पे आ जाता है, कभी किसी पे, कभी किसी पे, बट आएगा इसी चार्ट में जो मैंने आपको बनवाया, इससे बाहर नहीं आने का बिल्कुल भी। आगे देखिए, करवा दो ना आगे। देखो फिर आगे क्या, हमारा रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेटेजी एंड प्लान। स्ट्रेटेजी में और प्लान में क्या फर्क है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, स्ट्रेटेजी डील्स विद STD और प्लान डील्स विद NTE। एंड स्ट्रेटेजी ब्रॉड है या प्लान ब्रॉड है? स्ट्रेटेजी ब्रॉड है, उसके अंदर हम वो चीजें डालते हैं जो प्लान में मुझे एड्रेस करनी पड़ती हैं। नहीं, आई एम सॉरी रिपीटिंग अगेन, जो हमारा स्ट्रेटेजी है वो ओवरऑल अप्रोच बताती है, और प्लान वो चीजें बताता है जो स्ट्रेटेजी में दी गई होती हैं। प्लान ज्यादा डिटेल्ड होता है देन द ऑडिट स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी सिर्फ ये बताते हैं कि आपको फिक्स एसेट वेरीफाई करनी है, वो करनी कैसे वो कौन बताता है? प्लान। तो डिटेल्ड कौन सा हुआ? प्लान। फिर एक बार स्ट्रेटेजी बन जाती है तो उसके बाद हम क्या बनाते हैं? प्लानिंग। फिर दोनों सिक्वेंशियल प्रोसेस है। सिक्वेंशियल का मतलब होता है कि लगातार, कि पहले वो बनेगा और फिर ये बनेगा, अगर पहला ही नहीं बना तो दूसरे का कोई रेलेवेंस नहीं है। और वो क्लोजली इंटररिलेटेड भी है, मतलब कैसे, अगर एक में चेंज आ गया तो मुझे दूसरे में भी चेंज करना पड़ेगा, ऐसे। ये यहां पर लिखी हुई है बात, ओके। और एक बात बताइए, पता है एक 4 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है पास्ट ईयर में, वो क्या क्वेश्चन है कि ऑडिटर ने ना मैनेजमेंट के फाइनेंस हेड को बोल दिया कि आप लोग स्ट्रेटेजी बनाइए, तो क्या उसका कंटेंशन सही है या गलत है? तो प्रिपेयर द स्ट्रेटेजी एंड प्लान किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? तो क्या उसका कंटेंशन सही था ये एज पर 300? नहीं, तो वो यहां से आप बना के लिखोगे कंटेंट। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर होल एंड सोल टू प्रिपेयर द ऑडिटर स्ट्रेटेजी। बस, आगे चलें। अब सुनो, थोड़ा सा स्पीड अप करूंगा क्योंकि बहुत आसान टॉपिक्स आ अगले 2 पेजेस में। चेंजेस टू प्लानिंग डिसीजन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। अब एक बात बताओ, अब प्लान मैंने इनिशियली बनाया था, तो क्या वो फोर श्योर आगे तक चलेगा? क्या मैं बीच में चेंज नहीं कर सकता? आप लोग स्टडी का शेड्यूल बनाते हो, आपने 30 दिन का शेड्यूल बनाया, तो क्या ऐसा कभी नहीं हुआ कि बीच में वो रिवाइज करना पड़ा हो? हुआ है? नहीं हुआ? ऑब्वियसली हुआ होगा। तो प्लान भी हमेशा चेंज होता है। जैसे कोई घर में शादी आ गई, मतलब अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो गया, अनएक्सपेक्टेड तो नहीं है बट इवेंट हो गया, चेंज इन कंडीशन, बीमार बीमार हो गया कोई तो चेंज करना पड़ेगा। फिर एनी अदर चेंजेस जिसकी वजह से मुझे अपना प्लानिंग चेंज करना पड़ेगा, और प्लान चेंज हुआ तो स्ट्रेटेजी चेंज करना पड़ेगा। अब प्लानिंग सुपरविजन, आप एक बात बताओ, जैसे ये लोग काम कर रहे हैं,
ठीक है, ये सारे, और ये एक उसको ऑब्जर्व कर रही है, तो ये क्या कर रही है कि काम से इसे कर, क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो सुपरविजन को अफेक्ट करते हैं? फैक्टर अफेक्टिंग द डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ टीम वर्क, लिखो क्वेश्चन, फैक्टर अफेक्टिंग द डायरेक्शन सुपरविजन ऑफ टीम वर्क, टीम मेंबर वर्क। देन फर्स्ट इज, आप एक बात बताओ, अगर जो मैंने काम डेप्यूट किया है टीम मेंबर को वो हाईली रिस्की है, करना पड़ेगा सुपरवाइज, वो भी फर्स्ट ईयर आर्टिकल है, करना पड़ेगा, और एक्सपीरियंस है तो एग्जैक्टली। सो फर्स्ट इज कैपेबिलिटी ऑफ द टीम मेंबर पे डिपेंड करता है, एरिया और साइज पे डिपेंड करता है, और रिस्क पे भी डिपेंड करता है। तो हो गए बस पॉइंट याद हमें, फर्स्ट किस पे डिपेंड करता है? रिस्क पे, साइज पे, कॉम्प्लेक्सिटी पे, एरिया पे और कॉम्पिटेंस पे। तीन पॉइंट सेम है बिल्कुल, रिस्क सेम है, साइज सेम है, कॉम्प्लेक्सिटी सेम है, एरिया सेम है, ये तीन पॉइंट सेम, एक अलग है कॉम्पिटेंस ऑफ ऑडिटर। अब ये क्या है? बताइए, आइडियाज, कैसे आइडियाज? बताओगे, व्हाट डज इट मीन? हाँ, ये बात बोलता है दैट टीम मेंबर शुड बी एन ओपन माइंड। मतलब कोई मुझे ये बोले कि सर मैं ये कर लूं, मैं बोला, नहीं तेरे को इतना अधिकार नहीं है, तेरे को ये काम नहीं करना, जो मैं कौन सिर्फ वो करना है। क्या ये एटीट्यूड सही है? बताओ भाई, सही है गलत है? अच्छा, बीच में दो पॉइंट रह गए आई गेस, ये मैं यहाँ पे आ गया क्या सीधा? चलो इसको बाद में करते हैं, पहले बीच का कंटेंट कर लेता हूँ, वो मुझे ध्यान नहीं रहा। डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या चीज डॉक्यूमेंट करनी है मुझे? स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग एंड चेंजेस दे रहे हैं। फिर आगे आओ, अब ये आप ना पढ़ लोगे अपने आप कि डिसीजंस जो मैंने लिए हैं, रैप कितने लगाए हैं, फैप कितने लगाए हैं, और के चेंजेस जो है वो सारा मुझे डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, और क्यों वो चेंजेस जो है वो भी डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। अब आता है ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है? एमसीक्यू आ चुका है पहले, इस सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर एंड डिटेल्ड प्लान ऑफ अप्लाइंग द ऑडिट प्रोसीजर। जैसे मैंने ये लगाया कि फिक्स एसेट वेरीफाई करना है, ये मैंने स्कोप पता लगा स्ट्रेटेजी में, उसने मुझे लगा कि मुझे इंक्वायरी करनी है पहले, या फिजिकल वेरिफिकेशन करनी है, वो प्लान हो गया। अब उसके अंदर भी क्या करना है मुझे, कि किससे इंक्वायरी करनी है, क्या क्वेश्चंस पूछने हैं, वो क्या हो गया? प्रोग्राम। बस रीड कर लेना, बाकी अगला कंटेंट हमारा प्रोग्राम ही है, ये रहा। ओके, उसके बाद इवॉल्विंग वन प्रोग्राम इज नॉट प्रैक्टिकेबल फॉर ऑल द बिजनेस। बताइए भाई, क्या एक प्रोग्राम सब बिजनेस के लिए चल जाएगा? क्यों? एग्जैक्टली हर एक बिजनेस अलग अलग नेचर का होता है, इसीलिए एक प्रोग्राम सबके लिए फेजिबल नहीं होता है। So evolving one program applicable to all the business under all circumstances is not practicable. And then वही बात जो मैंने आपको बताया था अभी, the assistant should be encouraged to keep an open mind beyond the program given to him। जो प्रोग्राम उसको दिया है उससे ज्यादा मैं बोलूंगा भाई ये तो प्रोग्राम है, बट आपको अगर लगता है कि इसके अलावा भी हमें कुछ करना तो आप लोग फ्रीली कर सकते हो, ऐसा समझे। उसके बाद पीरियोडिक रिव्यू, पीरियोडिक रिव्यू ऑफ द ऑडिट प्रोग्राम। अब एक बात बताओ, अगर मैंने एक बार प्रोग्राम बना लिया और एक साल तक मुझे ऑडिट करनी है उस कंपनी की, और 6 महीने तक ऑडिट करनी है, तो क्या मैं उसको अपडेट नहीं करूंगा या रिव्यू नहीं करूंगा कि क्या कोई चेंज आ गया हो, या कोई और इवेंट आ गया हो जिसकी वजह से मुझे चेंज करना पड़े? क्या मुझे उसको रिव्यू करने का फर्ज नहीं बनता? अगर मैं रिव्यू नहीं करूंगा तो क्या होगा, किसी ऑब्सलेट प्रोग्राम से ऑडिट में कर दूंगा, इसलिए रिव्यू काफी जरूरी है। देखो सामने देखो प्लीज एक बार, ये आपको खुद रीड कर रहा है, मैं इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ सिर्फ आपको, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जरूरी है। ऑडिटर को प्रोग्राम का पीरियोडिक रिव्यू करते रहना चाहिए, अगर ये नहीं किया तो हो सकता है कि वो काम किसी ऑब्सलेट प्रोग्राम से करते हैं, तो इसलिए टाइम टू टाइम वो रिव्यू होना चाहिए। अब इसे 2 पेजेस रहते हैं, तो इट्स बेटर कि कर ही लेते हैं अभी। ओके, उनमें से एक ही पढ़ने का, बाकी तो आसान है। उसके बाद प्रोग्राम आता है, प्रोग्राम क्या है भाई? सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसेस इज कॉल्ड एज प्रोग्राम। अब आता है हमारा फैक्टर्स, लिखो यहां पर, फैक्टर्स टू बी टेकन टू कंसिडरेशन
टेक इनटू कंसिडरेशन while constructing an ऑडिट प्रोग्राम। क्या क्या फैक्टर्स हमें देखने हैं। देखो कितना अच्छा टॉपिक है ना ये। प्लानिंग के भी फैक्टर्स हमने देखे, स्ट्रेटेजी के भी फैक्टर्स हमने देखे, और प्लानिंग के फैक्टर क्या थे बस सोचो, सोचिए सोचिए। 5 फैक्टर्स थे। स्कोप, ऑब्जेक्ट, वो तो स्ट्रेटेजी के थे। प्लानिंग के 2 थे। नहीं थे 5। वो तो कंटेंट था 3 तो। सोचो क्या थे। एक बताऊंगा मैं, सारे याद आ जाएंगे आपको। प्लानिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस नॉट ए डिस्क्रीट फेज। नॉट रिलेटेड। हाँ क्या थे फैक्टर्स। मैटरलिटी, डिटरमिनेशन ऑफ मटेरियल, आगे इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट, एपी, और लास्ट वाला था सर जनरल अंडरस्टैंडिंग। हाँ और ओ ए बी, ये सारे थे। घर जाके 2 या 3 बार पढ़ना पड़ेगा आपको, कल सुनूंगा आते ही। अब सबसे पहला, अब प्रोग्राम बनाना है तो क्या क्या फैक्टर्स हम देखेंगे। सबसे पहला स्टे विद इन द स्कोप, कि मुझे स्कोप में रहना पड़ेगा। सेकंड, सामने देखिए एक बार, रिटर्न में बनाना पड़ेगा। सिर्फ वो प्रोसीजर मुझे अप्लाई करने हैं जो कि यूजफुल हैं पर्पज को एकम्प्लिश करने में। हर एक एरिया का अलग से ऑब्जेक्टिव होना, सेल का अलग, परचेज का अलग, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट का अलग, कैश का अलग, बैंक का अलग। जितने भी एरर्स हो सकते हैं उनकी पॉसिबिलिटी कंसीडर कर लो पहले ही। कोऑर्डिनेट द प्रोसीजर टू बी अप्लाइड ऑन द रिलेटेड आइटम्स एंड डिटरमाइन द एविडेंस रीजनेबली अवेलेबल, कि कौन सा एविडेंस मेरे लिए बेस्ट अभी अवेलेबल हो सकता है। समझे। सो बताइए, स्टे विद इन द स्कोप एंड रिटर्न ऑडिट प्रोग्राम फॉर ईच ऑडिट एरिया, कंसिडर द पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स एंड you applying only those which are useful in applying the procedures। और क्या था बताइए। डिटरमाइन द एविडेंस विच आर रीजनेबली, कि वो एविडेंसेस देखने जो आसानी से मिल जाएंगे और बेस्ट एविडेंसेस मेरे को देखे जाएंगे। चलो बताइए मुझे एक बार। फर्स्ट इज स्टे विद इन द स्कोप, सेकंड अच्छा रिटर्न, अप्लाई डाटा रीजनेबली यूजफुल, एंड फिर डिटरमाइन विच एविडेंसेस आर रीजनेबली अवेलेबल, एरर्स एरर्स बताइए। कोऑर्डिनेट द प्रोसीजर्स कोऑर्डिनेट ऑन द रिलेटेड आइटम, मतलब ऐसे कोई आइटम है जो एक प्रोसीजर लगाऊंगा और 2 आइटम वेरीफाई हो जाएंगे, तो ऐसे आइटम को मुझे रिलेट करके भी प्रोसीजर लगाना पड़ेगा। हो जाएगा। कोई डाउट हो तो मुझे बता दो प्लीज। स्पीड ज्यादा तो नहीं है, ठीक है ना। मतलब आसान चैप्टर्स में मुझे हमें इतनी स्पीड रखनी पड़ेगी क्योंकि टारगेट रहेगा कि ऑडिट के 4 रिवीजन हो जाए आपकी, और 4 रिवीजन जब भी शुरू हो पाएगी जब बस सिलेबस पूरा हो जाएगा, तो थोड़ा सा हमें फास्टली चलना पड़ेगा, बट इंश्योर करेंगे सारा कंटेंट कवर हो जाए उसमें। ओके। ऑडिट प्रोग्राम डिजाइन टू प्रोवाइड द ऑडिट एविडेंसेस, ये क्वेश्चन आ चुका है कि कौन कौन से वैरायटी ऑफ फील्ड से, कौन कौन से वैरायटी ऑफ फील्ड से ऑडिटर ऑडिटर एविडेंसेस पिकअप करता है। पहला मतलब कहां कहां से एविडेंसेस आते हैं उसके पास। डॉक्यूमेंट से, फिजिकल एग्जामिनेशन से, एक्सप्लेनेशन फ्रॉम मैनेजमेंट से, फ्रॉम थर्ड पार्टी से, अर्थमेटिकल कैलकुलेशन से, इंटरनल कंट्रोल को चेक करके, अकाउंटिंग डाटा को चेक करके, मेमोरेंडम रिकॉर्ड को चेक करके, मिनट्स को चेक करके, क्लाइंट के एक्शन से भी मुझे एविडेंसेस मिलते हैं। तो बताओ कौन कौन से, कोई भी 5 कर लो। डॉक्यूमेंट हो गया, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी हो गया, एक्सप्लेनेशन बाय मैनेजमेंट बाय थर्ड पार्टी, डॉक्यूमेंट, फिजिकल, ये सारे हो सकते हैं। समझे। अभी तो प्रोग्राम बनाने के लाभ क्या होते हैं, बेनिफिट्स क्या होते हैं, और डीमेरिट्स क्या होती हैं, बताओ भाई। सबसे पहला एडवांटेज क्या है, क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सेकंड, टोटल पर्सपेक्टिव मिल जाता है क्या हो गया क्या, जैसे मैंने अभी आपको वो बनवाया था चार्ट, तो वो पर्सपेक्टिव मिल गया पूरा कि क्या है क्या नहीं है। फिर सिलेक्शन इजियर हो जाता है, किसको भेजना है किसको नहीं भेजना। अगर मान लो हमने प्रोग्राम नहीं बनाया और रिटर्न में नहीं बनाया, तो डेंजर ऑफ इग्नोरिंग इग्नोरिंग रहेगा। मैं सोचूंगा कि उसने वो काम कर दिया और वो सोचेगा मैंने कोई काम कर दिया होगा। और रिटर्न में रहेगा तो जिसने वो काम किया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहेगी कि आपने ये काम किया था। कंट्रोल द प्रोग्रेस, और हम प्रोग्रेस को कंट्रोल भी कर सकते हैं कि कितना हो गया कितना नहीं हुआ है। और एक गाइड के काम
तौर पे काम करेगा सक्सीडिंग ईयर्स में। फ्यूचर ईयर्स में वो एक्ट एज ए गाइड करेगा कि मुझे पता रहेगा कि पिछले साल अच्छा हमने ये काम किया था, एंड सर्व एज अ एविडेंस। और कभी अगर मेरे ऊपर चार्ज ऑफ नेग्लिजेंस लगता है कि आपने प्रिंस काम अच्छे से नहीं किया, तो मैं प्रूव कर सकता हूँ नहीं मैंने काम बिल्कुल अच्छे से किया था, देखो मेरे पास उसके एविडेंसेस है, डॉक्यूमेंटेशन प्रोग्राम्स हैं। तो पहला क्लियर सेट ऑफ, सेकंड अकाउंटेबिलिटी, सर्वेज एविडेंस, गाइड इन द सक्सीडिंग ईयर्स, और फिर डेंजर ऑफ इग्नोरिंग कम हो जाएगा। बस बोलो बोलो। ये तो हो ही गया। कंट्रोल द प्रोग्रेस, हम प्रोग्रेस भी कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना काम हो गया, कितना काम अभी रहता है। डिसएडवांटेज क्या होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि मैकेनिकल हो जाते हैं, मैकेनिकल मतलब रिजिड हो जाता है कि मुझे ये नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, बट मैं कर रहा हूँ बस। जैसे जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनमें जैसे सीएस जॉब लगते हैं, उनको पता होता है हम काम कर रहे हैं, बट उसका लाभ नहीं पता होता कि हमारी जिंदगी में क्या काम आएगा, ये उसको बोलते हैं मैकेनिकल जॉब, जिसमें हम काम कर रहे हैं, सैलरी आ रही है बढ़िया, बट हमें ये नहीं पता कि हमारे फ्यूचर में क्या काम आएगा वो। जैसे हम टीचिंग कर रहे हैं, मुझे पता है कि फ्यूचर में क्या काम आएगा, ठीक है, बट कुछ लोग होते हैं जो जॉब करते हैं उन्हें पता ही नहीं होता कि जॉब में कर क्यों रहे हैं हम, तो मैकेनिकल बोलते हैं उसको। तो प्रोग्राम में जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि ये काम करके आ रहा हूं, बट आपको यही नहीं पता कि क्या क्यों कर रहे हैं काम ये, तो उसको क्या बोलते हैं हम, एग्जैक्टली exactly। कभी कभार रिजिड हो जाता है, सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं कि हम उसको चेंज नहीं कर पाते। जैसे मान लो ड्यू डेट बिल्कुल नियर बाय है, तो मैं चेंज उसको नहीं, ये उसकी क्या है एक इनइफेक्टिव असिस्टेंट कैन टेक द शेल्टर। अब पता क्या हुआ, मैंने आर्यन को ना बैलेंस शीट वेरीफाई करने के लिए भेजा, सारी पर्टिकुलर्स डाल दे, बट कैश डालना भूल गया। अब मैं बुला रही इनको, कैश वेरीफाई किया, बोला नहीं सर आपने बोला ही नहीं था। मैं बोला भाई तो कॉमन सेंस से कैश वेरीफाई करना, तो इतने बेसिक से आइटम बोला आपने, तो बोला नहीं सर लिख देते मैं कर देता। तो मतलब क्या है, जो कोई इनएफिशिएंट असिस्टेंट है, मतलब मान लो किसने काम ढंग से नहीं किया, तो वो इसके पीछे अपना क्या ले सकता है कि भाई आपने तो प्रोग्राम में ही नहीं लिखा तो मैं क्यों करूँ वो ऐसा, एंड किल द इनिशिएटिव। इसका मतलब क्या मैं कहूँ आर्यन जो कह रहा हूँ वो चुपचाप करो और कुछ भी आपको नहीं कर, मतलब मैं किसके इनिशिएटिव को किल कर रहा हूं कि आपको नहीं सोचना जो मैं कर रहा हूं वो करें। तो ये सही है गलत है, गलत है, इटसेल्फ एक क्या है, डिसएडवांटेज ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। फिर एक सैंपल दिया हुआ है कि सेल को कैसे वेरीफाई करते हैं, एक प्रोग्रामिंग सिर्फ रीड कर लेना आप। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट 5 नंबर में आ चुके हैं पहले ये PYQ, ठीक है जी। जैसे सेल इनवॉइसेस वेरीफाई करने हैं, फिर अकाउंट बुक करना है, फिर ईवी बिल चेक करना है, स्टॉक रिकॉर्ड। इसमें देखो सैंपल बेसिस तो मैंने सेल का दिया हुआ है, बट परचेज का भी आ सकता है, एक्सपेंस का भी आ सकता है। तो जैसे आपकी ऑडिट पूरी हो जाएगी वैसे आप सीख जाओगे कि सेल परचेज को कैसे वेरीफाई किया जाता है। कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। ओके जी। तो ये था हमारा कंप्लीट चैप्टर नंबर 2, दैट इज ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लानिंग एंड प्रोग्राम। चलिए मिलते हैं कल, बाय बाय, सी यू सून, हैव अ नाइस डे।